नमस्कार, मैं अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जनता जंक्शन शो। कल नहीं आया था ये शो, कुछ तकनीकी खामियां थी, लेकिन आज हम सकुशल हाजिर हैं और शुरू करते हैं इसी के साथ जनता जंक्शन शो। ये बात एक दिन या किसी एक संस्थान की नहीं है, कई सालों से ये कचरा हमारे दिमाग में घूम रहा है। LGBT समुदाय या इस तरह कहें कि लेस्बियन और गे सेक्स में रुचि रखने वाले लोगों को समाज में अजीब हिकारत भरी नज़रों से देखा जाता है। और ये किसी एक की गलती नहीं है, ये एक कलेक्टिव सोच है और उसी के साथ ये कलेक्टिव फेलियर भी है। आज का मुद्दा हमारा यही है कि 3 साल पहले संविधान में तो समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया, लेकिन दिमाग से इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता। और ऐसे हालात में जहां देश के पाठ्यक्रम तक में इसको गलत, अपराध और अनैतिक बताया गया हो, तो और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। जी हाँ, MBBS के सिलेबस में ये पढ़ाया जा रहा है कि सेक्स की लत से लड़कियां लेस्बियन हो जाती हैं। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार क्विरिदम और दिशा नाम के 2 NGO जो LGBT के हितों के लिए काम करते हैं, इन्होंने केरल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया है कि मेडिकल एजुकेशन बोर्ड की किताबों में LGBT समुदाय के लोगों की लैंगिक और यौन पहचान को अपराध के तौर पर पेश किया गया है। यही नहीं, इसे एक मानसिक बीमारी और यौन विकृति भी बताया गया है। याचिका आगे कहती है कि पाठ्यक्रम में लोगों के ट्रांसजेंडर होने को लैंगिक विकृति के तौर पर पढ़ाया जा रहा है। इस आधार पर याचिका में इस पाठ्यक्रम को अवैज्ञानिक बताते हुए इसमें संशोधन की मांग की गई है। सवाल उठता है कि क्या सिलेबस बनाने वालों को ये नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट 3 साल पहले ही अपने ऐतिहासिक फैसले में समलैंगिकता को गैर आपराधिक घोषित कर चुका है, और यह कि हर किसी की निजी इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो अपना पार्टनर किसे चुनना चाहता है। याचिका में यह बताया गया है कि किताब में यह जानकारी भी गलत दी गई है कि IPC की धारा 377 के मुताबिक समलैंगिकता अपराध है। याचिका में कई किताबों के नाम भी कोट किए गए हैं जो समलैंगिकता पर गलत जानकारी दे रही हैं और एक तरह से पढ़ने वालों को बरगलाते हुए इस एक विशेष समुदाय के प्रति नफरत भरने का काम कर रही हैं। एक किताब के हवाले से याचिका में लिखा गया है कि लेस्बियन लड़कियां एक दूसरे से जलती हैं और रिजेक्ट हो जाने पर हत्या और आत्महत्या दोनों कर सकती हैं। लेस्बियन लड़कियां वो होती हैं जो पुरुषों से घृणा करती हैं और जिन्हें सेक्स की लत होती है। 21वीं सदी के हिंदुस्तान में अगर ऐसी चीज़ें देश के प्रबुद्ध लोगों को नहीं समझ में आएंगी तो आने वाली पीढ़ियों को वो क्या खाक समझा पाएंगे। अपनी किताब में ट्रांसजेंडर को प्रोस्टिट्यूट तक कहने वाले, समलैंगिकता को हिंसक प्रवृत्ति कहने वाले लोग कैसे खुद को वैज्ञानिक सोच वाला कह सकते हैं, जो जरा सी तार्किक बात को नहीं समझ सकते। और उसी किताब को पढ़ने वाले किसी ऐसे लड़के और लड़की पर क्या असर पड़ेगा जो समलैंगिक हो या इन लेखकों के बैलेंस समाज के खांचे में फिट नहीं बैठता हो। बुद्धिजीवियों, आप समाज में ऐसे लोगों को मानसिक रोगी बताकर अपने विद्यार्थियों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। सच कहें तो आप उन्हीं बच्चों को मानसिक रोगी बना रहे हैं। आप एक पूरी की पूरी पीढ़ी को एक समुदाय के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पार्टनर किसी की निजी इच्छा है, वो आपके या हमारे या किसी के भी सोच पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरह का कचरा आने वाली जनरेशन्स के दिमाग में मत भरिए। ये उतना ही सेंसिटिव और ज़रूरी है जितना आपके लिए महिला पुरुष का प्रेम ज़रूरी है। आप किसी को इस आधार पर जज नहीं कर सकते कि उसका सेक्सुअल इंटरेस्ट क्या है। प्लीज़ ऐसा ना करिए। अब बढ़ चलते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर बिहार से है। यहाँ पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है और तेजस्वी के लिए खासकर ये दोनों सीटें बेहद अहम हैं। आंकड़ों की देखें तो अगर RJD और ये दोनों सीटें जीत लेती है तो उसका सत्ता में पहुंचने का रास्ता काफ़ी आसान हो जाएगा और JDU के लिए भी ये दोनों सीटें उतनी ही खास हैं। वजह यह है कि इन दोनों सीटों पर JDU का कब्जा था। JDU के विधायकों के निधन के बाद ये सीटें खाली हुई थी। तारापुर के विधायक मेवालाल चौधरी के निधन और कुशेश्वर स्थान के विधायक शशि भूषण हजारी के निधन के बाद दोनों सीटें खाली हुई थी। अब ये दोनों सीटें JDU के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई हैं। JDU के लिए ये दोनों सीटें इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि JDU ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मात्र 43 सीटें ही जीती थी। अपना कुनबा बढ़ाने के लिए JDU ने
बीएसपी के एकमात्र विधायक जमा खान को तोड़कर मंत्री बना दिया। फिर एलजेपी के एकमात्र विधायक राजकुमार को भी जेडीयू में शामिल करा लिया और इस तरह से कुल मिलाकर इनकी संख्या 45 हो गई। लेकिन तारापुर के विधायक मेवालाल चौधरी और कुशेश्वर स्थान के विधायक शशि भूषण हजारी के निधन के बाद फिर से जेडीयू की संख्या 43 ही रह गई है। और अगर आरजेडी ये दोनों सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है तो उसकी सीटों की कुल संख्या बढ़कर 77 हो जाएगी और उधर एनडीए सरकार अल्पमत में आने से बस एक सीट रह जाएगी। और जिस तरह से मुकेश साहनी की खींचतान एनडीए में चल रही है, कोई भी इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता कि वो मौका देखकर एनडीए छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बना लें। तो ये दोनों सीटें दोनों ही दलों के लिए बराबर की जरूरी हैं और देखना दिलचस्प होगा इस मुकाबले को। अगली खबर बिहार की मेडिकल व्यवस्था के मुंह पर लगी कालिख को और गहरा करने वाली है। एक लाश बिहार के एक नामी गिरामी अस्पताल की फर्श पर लगभग 15 घंटे के लिए पड़ी रही और उसको झांकने वाला कोई कर्मचारी नहीं आया। उस लाश से जब दुर्गंध आने लगी तो हो सकता है किसी एसी केबिन में बैठे अफसर को सफोकेशन हुई होगी तो कहा होगा, फेंको भाई ये कूड़ा यहाँ पर क्या कर रहा है। जी हाँ, उनके लिए उस व्यक्ति की लाश एक दुर्गंध से भरे कूड़े से अधिक कुछ नहीं थी। आपको पता ही है कि बिहार के अस्पतालों के बेड कुत्ते और बिल्लियों के सोने के लिए आरक्षित हैं और अस्पताल के कर्मचारी उनको भगाने के लिए अपॉइंटेड हैं। तो जाहिर सी बात है अभी नया स्टाफ आएगा जो इंसानों की सर्विस में तैनात किया जाएगा और बाकी रसूखदार विधायकों मंत्रियों के लिए आम जनता तो जमीन पर बोए बीज हैं जिनको चुनाव वाले मौसम में नेताजी सलीके से काट लेंगे और बाकी जो पौधे इस दरमियान मर जाएंगे वो तो सीजन में कटने के लिए आएंगे नहीं, तो उनसे वास्ता रख के उनकी सुविधाओं का ख्याल करके क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। ये समय तो अभी चुनावों की तैयारियों का है और मोहित जी कहाँ नेताजी को आप फालतू के काम में उलझाने का प्लान बना रहे हैं। घटना जिला सिवान के सदर अस्पताल की है, आपकी जानकारी के लिए। अगली खबर तालिबान मतलब अफगानिस्तान से है। खैर इस खबर को अब इस तरह से भी नहीं बता सकते कि अफगानी सरकार का तालिबानी फरमान लगाया लड़कियों पर प्रतिबंध। तो खबर यह है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने शरिया कानून के तहत महिलाओं के लिए एक हुक्म जारी किया है जिसके मुताबिक महिलाएं अब ऐसा कोई खेल नहीं खेल सकेंगी जिसमें उनके शरीर का कोई भी हिस्सा दिखता हो। तालिबान के संस्कृति आयोग ने गुरुवार को कहा है कि महिलाएं क्रिकेट समेत उन सभी खेलों में शामिल नहीं हो सकती जिनमें उनका चेहरा या शरीर का कोई भी भाग दिखता हो। अब सोचिए अगले वर्ल्ड कप में महिला अफगान क्रिकेटर्स ऐसे खेल रहे हों और एक तालिबानी की बंदूक उनके सर पर हो कि जैसे ही मुंह या शरीर का कोई भाग गलती से दिख जाए तो उसको गोली मार देने की इजाज़त हो। और मैं उम्मीद करता हूं आईसीसी से कि वो इसकी अनुमति दे ही देंगे। जब दुनिया एक आतंकवादी को प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री बनने को सही बोल सकती है तो इस फैसले में क्या दिक्कत है। ज़्यादा से ज़्यादा एक मैच में 2-4 खातूनें मर जाएंगी, क्या फ़र्क पड़ता है किसी को। जब पूरे अफगानिस्तान पर हुए दशकों के कत्लेआम से फ़र्क नहीं पड़ा और सत्ता का #शांतिपूर्वक हस्तांतरण हुआ तो इस बात से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। एट द एंड इट इज़ ऑल अबाउट बिजनेस। बाकी ये 2 पत्रकारों की फ़ोटो बानगी के लिए स्क्रीन पर है। आगे कैसे सब कुछ शांतिपूर्वक होता रहेगा आप इस तस्वीर को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। अगली खबर है, देश के कई राज्यों में वायरल फीवर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में डेंगू और वायरल फीवर के मामले तेजी से आ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि मरीजों में बच्चे ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में रोजाना सैकड़ों लोग वायरल फीवर की शिकायतों के बाद अस्पताल जा रहे हैं। अस्पताल आ रहे ज्यादातर मरीजों में डेंगू और वायरल फीवर, स्क्रब टाइफस के मामले देखे जा रहे हैं। ये अलग अलग तरह के फीवर हैं जो बैक्टीरिया और वायरस की वजह से फैल रहे हैं। यूपी में सबसे पहले इस रहस्यमयी बुखार से बच्चों की मौत के मामले फिरोजाबाद में सामने आए थे। जांच के बाद पता चला कि ये भी वायरल फीवर ही था। इनमें से ज्यादातर केसेस डेंगू के थे। यूपी में वायरल फीवर के मामले कई शहरों में आ चुके हैं। इनमें डेंगू के साथ अलग अलग तरीके के वायरसेस के भी मामले सामने आए हैं। बाकी सरकारें और व्यवस्था तो हर समस्या के सामने लाचार होने के लिए ही बनी है, तो उनसे कोई सवाल नहीं किया जाना चाहिए। बाकी आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं ये हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। इसका ख्याल पूरी तरह से कोरोना की तरह रखें। बच्चों को सार्वजनिक स्थानों पर ना जाने दें। साफ सफाई रखें, हाथ धोते रहें, हेल्दी खाएं, हरी सब्जियां खाएं।
और बाकी अगर डॉक्टर मिल रहे हों तो उनसे संपर्क में रहें। अगली खबर और चिंताजनक है। देश में कोरोना के सबसे अधिक नए मामले केरल राज्य से आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य महासचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटों के अंदर 43,263 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से अकेले 32,000 से अधिक मामले केरल राज्य से हैं। पिछले हफ्ते आए कोरोना वायरस के कुल नए मामलों में करीब 68% मामले केरल से हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य महासचिव ने आगे कहा कि देश में कोरोना के मामलों में गिरावट 50% से थोड़ी कम है, जो पहली लहर में थी। उन्होंने कहा कि देश में अभी कोरोना की दूसरी लहर देखी जा रही है और इसका मतलब यह है कि अभी खत्म नहीं हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी देश में केवल 38 जिलों में प्रतिदिन 100 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। देश के कुल सक्रिय मामलों में 61% केरल और महाराष्ट्र में 13% है। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 10,000 से ज्यादा और 50,000 से कम मामले सक्रिय हैं। बाकी ये सब पढ़े लिखे और एलीट राज्य हैं। टेबल टॉपर होने की ऐसी आदत लग गई है इनको कि मामला कुछ भी हो, इनको बस टॉप करना है, तो वही कर रहे हैं। बाकी हम यूपी बिहार वाले लोग इनसे कुछ पूछ नहीं सकते, टेबल में लास्ट है ना। लेकिन यही मामला उल्टा होता, यूपी और बिहार में अगर केसेस बढ़ रहे होते तो अब तक इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई होती और सवाल तो इतने पूछे गए होते कि जवाब भी बेचारा कॉपी पेस्ट हो गया होता। खैर, इसी के साथ विदा लेते हैं। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक को लाइक कर लीजिएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।